निरपेक्ष प्रयास और अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्रों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की हमारी मूल भावना का आर्थिक गतिविधियों में क्या महत्व है, क्या इसका स्थान होना चाहिए, ये चर्चा हमने चालू करी थी। इसी के दूसरे भाग में अर्थात जो पैराग्राफ 3 और 4 में जो प्राचीन व्यवस्था थी और आज जो कंज्यूमर जो सहयोग की भावना को बताता है, उसके महत्व को अगर रेखांकित करना है, कंजम्पशन की एक्टिविटी को अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को महत्व दिया जाना भी आवश्यक है, मगर इन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। प्राचीन काल में भी यही दो मूल एक्टिविटी थी और आज भी हैं, मगर फर्क इतना पड़ा है कि पहले जो प्रोड्यूसर होते थे, यानी एक जो हमारी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो उसका प्रारंभिक स्वरूप था कि किसान और उसकी उपज का उपयोग करने वाले उपभोक्ता एक दूसरे से आवश्यकता अनुसार बार्टर सिस्टम के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरे कर लेते थे। अर्थात किसान अपनी उपज किसी उपभोक्ता को देकर उस उपभोक्ता के पास में जो भी सामान होता था, जो भी वो उत्पादन करता था, ये दोनों आपस में उसको एक्सचेंज कर लेते थे। मगर धीरे धीरे जो है उत्तरोत्तर आर्थिक विकास होता गया और एक ऐसा वर्ग सामने आया जो किसान से अपनी उपज खरीद लेता, उसे अपने पास में एकत्र कर लेता और जब उपभोक्ता को उस चीज़ की ज़रूरत होती तो अपना प्रॉफिट निकालकर अधिक कीमत पर उपभोक्ता को बेचने की, ये जिसे मार्केटिंग स्ट्रक्चर आज का कह रहे हैं, आज भी बहुत बड़े, यानी इसकी तुलना पुराने उससे नहीं की जा सकती, मगर जो इसके उत्तरोत्तर जो उसमें विकास हुआ, उसमें क्योंकि जिसके पास में ज़्यादा पैसा आता गया, कैपिटल जिसके पास में एकत्रित होती गई, उसका उद्देश्य कम से कम कीमत पर, और क्योंकि उस समय और आज भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो किसानों से कम कीमत पर उसकी उपज को खरीद कर और अधिक से अधिक कीमत पर उसे बेचना, और ये जो बीच में संग्रह करने की गोडाउन बना के जो है ना उपज को इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया चालू हुई, इसके
किसानों जो उत्पादन करते थे उनसे उनका बहुत शोषण हुआ, आज भी हो रहा है। उचित मूल्य नहीं दिया जाता है जिस समय, क्योंकि ये फसल आने का इकट्ठा एक टाइम होता है जो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे रबी की खरीफ जब आती है तो रबी में उगाई जानी फसलों का मूल्य बहुत अलग होता है। जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, इसी तरह रबी की प्रोडक्ट वो है। इसीलिए जो है ना, जो शासन है वो भी अपना प्रोक्योरमेंट, अपना उपार्जन जो है, जिस समय फसल आती उस समय सरकार को करना पड़ता है, जिससे कि किसानों को उचित मूल्य एमआरपी की बात की जाए वो इसी का है। इसी मार्केटिंग चैनल पे गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, अन्यथा किसानों के हितों पर बहुत प्रतिकूल आर्थिक दबाव पड़ेगा उनके ऊपर, उनका शोषण होगा। तो मार्केटिंग चैनल का काम शोषण करना है और मार्केटिंग चैनल को दोनों तरफ, दोनों पक्षों का शोषण करना है। यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं या किसान हैं उनका भी वो शोषण करते हैं और कंज्यूमर इनका भी वो शोषण करते हैं। वो मार्केटिंग चैनल खुद कोई उत्पादन का कार्य नहीं करते। जो मूलभूत एक्टिविटी है कंजम्पशन की और प्रोडक्शन की, मार्केटिंग चैनल वो नहीं करती। उसका काम सिर्फ दलाली करना है, ब्रोकरेज का काम करते हैं। और ये जो व्यवस्था है, इसके यानी जो चित्रण है, प्रभावी चित्रण साहित्य में भी है। चाहे प्रेमचंद की कहानियाँ देख लीजिए, गोदान वगैरह, यानी पुराने लेखकों ने भी इस चीज़ को बताया कि किसानों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका शोषण जो है ना मार्केटिंग चैनल में होता है। और जब एक मुझे याद आ रहा है कि मदर इंडिया नामक एक बहुत सुपरहिट मूवी बनी थी, जिसमें सुखी लाल करके एक, यानी उसे विलेन का कैरेक्टर हम कह सकते हैं, मगर ये सुखी लाल था कौन? गांव का एक साहूकार था जो किसानों से पैसा देके पहले से उनकी फसल खरीद लेता था, एडवांस में पैसा देके। और ये व्यवस्था आज भी है। अगर आप हमारी आधुनिक एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को देखें तो किसानों को मजबूरी में फसल उगाने के लिए मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था और मनी लेंडर पहले से उनकी उपज को खरीद लेता था बहुत कम कीमत पर। तो मदर इंडिया में इस मार्केटिंग चैनल का एक मार्मिक, एक पैथेटिक चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो बहुत अधिक बढ़ती आ रही है। और इसके कारण
जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमानता जो है, इनइक्वलिटी, जो आर्थिक विकास का जो प्रतिफल मिलना चाहिए इसके पार्टिसिपेंट को नहीं मिल रहा है। और कुछ मार्केटिंग चैनल्स जो है उनके पास में ये संतुलन, जिसे मैंने कहा कि मांग और इसकी आपूर्ति के बीच का जो हम कहते हैं कि एक संतुलन मार्केटिंग की व्यवस्था करती है, ये असल में एक हमारे आर्थिक विकास में ये मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है, ये कितना बड़ा एक जिसे कहते हैं कि जार्गन मैंने उसको कहा है, मगर अगर एक पक्ष जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो मांग को मैनिपुलेट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि जो बड़े प्रोड्यूसर है उनके पास में कैपिटल होती है और वो खर्चा कर सकते हैं मांग को संतुलित करने के लिए या नई मांग को पैदा करने के लिए। उपभोक्ता की जरूरत क्या है, क्या होने वाली है, इसका एक जो है मार्केटिंग पूरा प्लान बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर अपने आर्थिक संसाधनों का जो बजट बनता है उसमें इसका प्रावधान किया जाता है कि किन शर्तों पर, किस सेलिंग प्राइस के ऊपर हम अपने प्रोडक्शन को किस स्तर पर बेचने के लिए सक्षम होंगे, और जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनको कितना कमीशन देना पड़ेगा, कितना हमको उनको छूट देनी पड़ेगी, कितना क्या हमको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, पब्लिसिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारे जो है ना मार्केटिंग चैनल के ऊपर उनको अपने ओवरहेड जिसे कहते हैं वो निर्धारित करने पड़ते हैं। तो जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वो तो ये कर सकते हैं। अब आप इसका ज्वलंत उदाहरण अगर आपको देखना है तो अमेज़ॉन, जो बाजोस जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है, अमेज़न का प्लेटफॉर्म है, ये क्या है? ये एक मार्केटिंग चैनल का हिस्सा ही तो है, मगर उनके पास में इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के ऊपर वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कंज्यूमर को बेच सकते हैं। और दूसरे जिनके पास में ये संसाधन नहीं है, जो प्रोड्यूसर जो हैं, वो बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी है, अगर बहुत सक्षम प्रोड्यूसर भी है, उनको अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक कमीशन जो है वो जो बॉर्डर्स को देना पड़ेगा। और वो संसार के सबसे अधिक अमीर, सबसे रिचेस्ट पर्सन जो है आज की तारीख में, जो बोर्डोस है, और उनकी इनकम का जो सोर्स है वो अमेज़ॉन है, और अमेज़ॉन मार्केटिंग चैनल है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इसी तरह
कंज्यूमर की डिमांड को और प्रोड्यूसर को, दोनों को अगर मार्केटिंग चैनल इसका शोषण करती है, दोनों तरफ से जो है ना वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप साइट पे जाके, अमेज़ॉन की साइट पे देख लीजिए कि एमआरपी के ऊपर इतना अधिक छूट इस प्रोडक्ट के ऊपर, एमआरपी के ऊपर इतनी अधिक छूट इस प्रोडक्ट के ऊपर। ये क्या है? ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। और इसका निर्धारण कौन करेगा? क्योंकि जो बोर्डोस के पास में, अमेज़ॉन के पास में इतनी कैपिटल है कि वो इकट्ठा प्रोड्यूसर का सामान जो है खरीद कर प्रोड्यूसर के साथ में बार्गेन कर लेते हैं कि हम आपके प्रोडक्शन को बेचेंगे तो सही, मगर ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें इतनी छूट उपभोक्ता को देनी पड़ेगी और इतनी छूट मेरे को देनी पड़ेगी, यानी मेरा प्रॉफिट का मार्जिन इतना होगा। अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में बड़े से बड़े, यानी आप सोनी कॉरपोरेशन इतना बड़ा है और इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाने वाले या दूसरे प्रोड्यूसर हैं, उनको मजबूरी में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि मार्केटिंग चैनल्स का विकास जो है ये इतनी अधिक इंसेंसिटिव है कि इसे प्रोड्यूसर के हितों की कोई चिंता नहीं होती, जो कंज्यूमर हैं उनके हितों की कोई चिंता नहीं होती। इसे बस अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को बनाए रखना है। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूं कि जो सेलिंग प्राइस है ये तो हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती है, मगर सेलिंग प्राइस में जिस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उसमें उसका वर्गीकरण क्या है, यानी कितना इसमें किस मूल्य का कच्चा माल लगा। अगर इसको उत्पादन में कोई मशीन या आपने जो है ना फैक्ट्री लगाई तो उसमें इसकी प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है। स्वाभाविक रूप से आपको बैंक से लोन लेना पड़ा है या आपको अपनी कैपिटल लगाई, तो जो मनी है उसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, और इन सबको मिला के यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में तो इसकी कॉस्ट शीट पूरी बनती है। और सबसे आखिर में जो है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकालते हैं, जो लगभग 30 से 35% होता है। इन सबको मिला के फिर प्रॉफिट को कितना परसेंट होना चाहिए, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस जो है वो प्रिंट की जाती है अपने प्रोडक्शन। और इसके लिए गवर्नमेंट भी बाध्य करती है कि आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है ना, जो रिटेल प्राइस है, वो आपको हर प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। मगर कोई जो है ना, गवर्नमेंट इस बात की चिंता नहीं करती कि कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कंज्यूमर से कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे हितों की रक्षा कर ली। कुछ एक जगह पर एमआरपी को गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, इनकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा शोषण ना हो, तो गवर्नमेंट उसका कॉस्ट ऑडिट करा कर उसे
उसकी सेलिंग प्राइस को कम या ज़्यादा कर सकती है। इसके लिए अलग एक मैकेनिज्म है, इसका अलग एक रेगुलेशन है, एक्ट है। मगर बाकी दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस टाइप की चीज़ नहीं है कि साहब आप सेलिंग प्राइस इतनी क्यों रख रहे हैं, और इसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इसको भी, यानी हम ये तो लिख देते हैं कि किस ड्रग में कितने परसेंट क्या है, जो खाने का भी जो है हम ये लिख देते हैं कि साहब इसमें शुगर कितनी है, प्रोटीन कितने हैं, विटामिन कितने हैं। मगर ये एक प्रोडक्ट सेल्स का, मार्केटिंग का एक तरीका भी है, जिसे किसी एक प्रयोगशाला में एनालाइज किया जा सकता है। इसी तरह सेलिंग प्राइस का भी वर्गीकरण जो है ना, कंज्यूमर को ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं ये सामान खरीदूंगा इस प्राइस के ऊपर, मगर इसमें कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में कितनी दे रहा हूँ, ये जानकारी तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अब आप इस चीज़ की एक कल्पना करें कि हमारे जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं, ये पूरी अपनी मैनेजमेंट की जो है एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे 5 चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, जिसे हम 5M कहते हैं, यानी मनी, मटेरियल, मशीन और मार्केट। ये सब मिला के 5M बनते हैं। मगर कंज्यूमर ये मैनेजमेंट का हिस्सा है क्या? वो तो किसी से ही पूछिए, वो कहेगा कि हम तो जो है ना मार्केटिंग चैनल, जो मार्केट है वो मैनेजमेंट में शामिल होगा। कंज्यूमर की वेलफेयर, कंज्यूमर के साथ में क्या इंटरफेस होगा, कंज्यूमर तक क्या अप्रोच बनाई जानी है, उसके साथ कोई एक प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन का पूरा काम कंजम्पशन के ऊपर टिका हुआ है, उस पर आधारित है, मगर कंज्यूमर इस प्रोडक्शन की प्रक्रिया में मैनेजमेंट के सामने एक नेगोशिएशन जिसे कहते हैं, छोटा सा भी नेगोशिएशन हो या बहुत बड़े बड़े नेगोशिएशन भी हो सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, मगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और ऐसा कोई प्रयास जो है ना तो गवर्नमेंट की तरफ से राजनीति में कहीं बात की जाती है कि सहयोग की भावना जो है, जो कंज्यूमर रिप्रेजेंट करता है, वो उनकी बोर्ड मीटिंग में या किसी नेगोशिएशन में कंज्यूमर का कोई प्रतिनिधि उनके बोर्ड में मेंबर होता है। फाइनेंस का स्पेशलिस्ट होगा, टेक्निकल होगा, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके प्रतिनिधि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी की नीतियां निर्धारित करते हैं, वो सब तो बोर्ड मेंबर होंगे, मगर कंज्यूमर का एक प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होता है? उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ना तो स्वेच्छा से और ना वैधानिक तरीके से ऐसा कोई प्रावधान है कि आपको एक उपभोक्ता का प्रतिनिधि भी रखना पड़ेगा जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा में कंज्यूमर का पक्ष
यानी उसे एक रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक नेगोशिएशन का एक कोना, एक कॉर्नर, सहयोग की भावना को का प्रतिनिधित्व करने वाली कंज्यूमर के लिए, उसके लिए नेगोशिएशन का एक कोना भी कहीं निर्धारित किया गया है। इसकी हमने कोई रूपरेखा बनाई, कोई ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया है। तो इसके बिना हम कहें कि साहब कंज्यूमर की सॉवरेंटी यानी उसकी सार्वभौमिकता, मार्केटिंग चैनल में, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि मार्केट का बेताज बादशाह वो कंज्यूमर होता है। ऐसा कंज्यूमर जिसे नेगोशिएशन टेबल में एक कोने में भी जगह नहीं दी जाती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक कोने में एक स्थान, उसको एक कुर्सी नहीं दी जाती। तो ये जो सॉवरेंटी ऑफ कंज्यूमर है, ये यानी आर्थिक विकास का जिसे हम आज की तारीख में देख रहे हैं, ये एक मेरी दृष्टि से सबसे क्रूर और सबसे निर्लज्ज मजाक है, उपहास है। हम रिडिक्यूल कह सकते हैं इसको। जब इस शब्द को कंज्यूमर की सॉवरेंटी की बात करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को तो जो है ना गियाना पिग्स की तरह जो है ना यूज किया जाता है मार्केट सर्वे की में। अपने प्रोडक्ट को जो है ना किसी तरह से मांग पैदा करके उसके लिए जगह बनाने के लिए ये प्रयोग जो हैं, ये गियाना पिग्स कंज्यूमर को मैंने कहा है, हो सकता है कुछ कठोर शब्दों का मैंने उपयोग किया, मगर ये भावना मेरी तब भी थी और आज भी है कि अगर हमें सहयोग की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना को नियंत्रित, इनके बीच में नियंत्रण बनाना है कि, और मैंने आपसे कहा कि सहयोग की भावना ही कंपटीशन की मूल भावनाओं को डिसिप्लिन कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है। और कोई दूसरा मैकेनिज्म ये काम कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो आज नहीं तो कल हमें ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर के या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना जो है ना करनी पड़ेगी कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर के हितों की रक्षा की जाए, कैसे उनको संगठित किया जाए, उनकी मांग को संगठित किया जाए, और कैसे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर प्रोड्यूसर को भी बुलाकर, यानी दोनों पक्षों को मिलाकर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें जो नेगोशिएशन की प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। यानी जब भी कोई इनके संतुलन में कोई फेरबदल हो तो वो फेरबदल एक नेगोशिएटेड फेरबदल होना चाहिए, एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, ना तो कंज्यूमर के द्वारा ना प्रोड्यूसर के द्वारा। तो अगर मार्केटिंग के अगर 30-35% जो है खर्च को कम कर दिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स को कितना अधिक लाभ होगा, उनका कल्याण कितना बढ़ेगा।
और अगर प्रोड्यूसर को ये खर्चा नहीं करना पड़े तो वो अपने लाभ में कितनी वृद्धि कर सकता है। तो एक नए डिसिप्लिन, एक नए कल्चर अगर भविष्य में हम सोचते हैं कि इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह जो आज विकास की प्रक्रिया चल रही है, इसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आय में, इनकम में और कैपिटल में एक निर्धन और जिस साधन संपन्न जो बड़ोस जैसे और उनकी जो कॉरपोरेशन है, उनके जो मार्केटिंग चैनल है, वो इनमें अंतर जो है, इनइक्वलिटी बढ़ती आएगी। और हो सकता है कि इस टाइप की व्यवस्था एक ना एक दिन इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इनइक्वलिटी एक सीमा तक ही बढ़ सकती है, उसके आगे उसमें फुल स्टॉप लग जाता है और एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कह रहा मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत ऐसी कोई भावना नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की, मगर जो मॉडरेटिंग रोल कोऑपरेटिव फोर्स का है, वो उसे उचित स्थान दिलाना हम सबका प्रयास होना चाहिए। हम सबको इस दिशा में आगे सोचना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसमें ये दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर सके, नेगोशिएटेड कोलैबोरेशन कर सके। और यही डायनेमिक कोऑपरेशन का, इस किताब को अगर आप पूरा पढ़ेंगे, यही उद्देश्य है। मैंने अपनी कल्पना जितनी हो सकती है उसके हिसाब से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा है, मगर एक ब्लूप्रिंट जितना बन सकता था लॉजिकली, वो मैंने मेरी जो सीमित बुद्धि है उसके हिसाब से किया है। मगर अगर आप लोग भी इसमें इस चर्चा में भाग लेंगे, इस जो भी वाद विवाद आप करना चाहते हैं, तो naveenprayas.com पर जाकर आप किताब को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव, आपके जो भी सलाह है, आपकी जो भी आप असहमत जिन बिंदुओं पर हैं, उनमें क्या बदलाव किया जा सकता है, ये मैं आप सबको, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए, कमेंट दें और इस नवीन प्रयास, इस निरपेक्ष प्रयास को सफल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।